जय हिंद दोस्तों। आज हम 17 अक्टूबर 2024 विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। 16 अक्टूबर को मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे ये उसके आंसर्स हैं बी, बी, सी। और ये आपके आज के क्वेश्चंस रहेंगे। ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है और ये एक देखिए ये ना पीवाईक्यू मैंने डाला है और इस पीवाईक्यू के बेस से ये मैंने नया क्वेश्चन डाला है। आपको जो अच्छा लगे वो आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ये हमारा करंट बेस्ड है और वो ऊपर वाला पीवाईक्यू है, ठीक है। क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि कोई एकदम जो नए हैं उनको पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो दोनों दे दिए। आपको जो ठीक लगे वो अटेम्प्ट कीजिए। उस दोनों के आंसर एक दूसरे से ओवरलैप होंगे ही होंगे। ये पीवाईक्यू में हमें सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस की बात की गई है, जबकि यहाँ पे हमें कंसर्न्स की बात की गई है उसके एडिक्शन से। ओके, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से मिल जाएगी और अपना डाउट या फिर अपना आंसर आपको अपलोड करना है तो टेलीग्राम के चैट ग्रुप में आप कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली न्यूज़ है ना वो सबसे टेक्निकल है, बट उसको हम आराम से समझेंगे और आई विल अश्योर यू कि आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको न्यूट्रिनो समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले न्यूज़ क्या है। तो भाई चाइना ने अपने जिंगजियांग प्रोविंस में एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाई है जिसका नाम है जिंगजियांग अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। यूपीएससी ने 2 बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया है। एक बार ये इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी पे पूछा था और दूसरी बार आज क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के ऊपर पूछा था। ओके, तो इसलिए हमारा ये फर्ज है कि हम इसको ध्यान से कर लें। चलिए, तो भाई जूनो यानी कि न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, देखो जूनो ना दूसरा ये मिशन भी है नासा का जुपिटर, उसको इसको थोड़ा अलग रखिएगा, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेटरी इसका काम क्या रहेगा, तो ये न्यूट्रिनोज के ओरिजिन, इंटरेक्शन और अदर पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन कैसे करता है उन सबको देखेगी। ओके, अभी न्यूट्रिनो होता क्या है भाई, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मास एकदम स्मॉल होता है व्हेन इट कंपेयर्स टू अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ओके, देखो ये ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, न्यूट्रिनो ये वो। इससे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि मेन चीज क्या है, ठीक है। चले, अभी देखो कोई भी चीज होती है तो उसमें हम स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है। कोई एक हम एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट के जो न्यूक्लियस है एकदम उसका सेंटर है, उस सेंटर में हमें मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, मतलब उसका प्लस रहता है, और न्यूट्रॉन रहता है वो भाई न्यूट्रल है, उसमें कुछ भी नहीं है। जबकि इलेक्ट्रॉन है वो माइनस रहता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज रहता है। अभी देखो उस एलिमेंट के हमें न्यूक्लियस में देखने को मिल जाएगा, उसके सेंटर में देखने को मिलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एंड उसके आजू बाजू हमें घूमते मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। इतना डन है, ये हम स्कूल में पढ़ चुके हैं, राइट। अब हम और गहराई में जाएं कि भाई ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी कहाँ से आए, उसका भी सब पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो फिर ये हमें पढ़ने में आएगा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। देखिए इस पार्टिकल फिजिक्स के अंदर 2 टाइप के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल्स है कॉक्स और दूसरा है लेप्टन्स। अब ये जो कॉक्स है ना, यही बनाते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है, ये उसका ओरिजिन है। कॉक्स बनाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। अभी कैसे बनाएंगे, तो भाई अलग अलग टाइप के कॉक्स होते हैं, ठीक है, जैसे अप, डाउन, टॉप, बॉटम और चार्म, स्ट्रेंज। जैसे भाई प्रोटॉन कैसे बनेगा, तो 2 पार्टिकल कॉक्स के अप ले लीजिए और एक डाउन ले लीजिए। और न्यूट्रॉन कैसे बनेगा, तो भाई एक पार्टिकल कॉर्क का अप ले लीजिए और 2 पार्टिकल डाउन ले लीजिए, तो आपका न्यूट्रॉन बन जाएगा। अब समझ गए, राइट। हमने देख लिया भाई किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कैसे बनता है, तो कॉर्क्स बनाता है बाई अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म, स्ट्रेंज, कैसे भी। ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हमने देख लिया कैसे बनता है, ठीक है। तो भाई समझ लीजिए कि अगर हमें पूरा का पूरा पार्टिकल फिजिक्स पढ़ना है तो उसको आप एकदम सेंटर एक गोल बना दीजिए और उसमें रख लीजिए कि भाई ये ऊपर का पार्ट है ना वो कॉर्क्स का पार्ट है। अभी नीचे का पार्ट हम पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बनता है, अप, डाउन, टॉप, बॉटम और चार्म, स्ट्रेंज, इतने टाइप के होते हैं, इससे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं। अभी देखते हैं लेप्टन्स। अभी देखो लेप्टन भी सेम 6 टाइप के होते हैं। देखो ये भी 6 था ना, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, टोटल 6 थे। वैसे लेप्टन भी 6 होते हैं। उस 6 में से एक होता है इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला। फिर इलेक्ट्रॉन से भी अगर भारी एलिमेंट आपको चाहिए तो आपको मिलेगा म्यूऑन। फिर म्यूऑन से भी भारी चाहिए तो आपको मिलेगा ताओ, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन क्या कुछ बनता है? नहीं, बनता नहीं है, बट लेप्टन का ही एक कैटेगरी, एक टाइप ही इलेक्ट्रॉन है। जिस जो ये आजू बाजू घूम रहा है ना, वो एक लेप्टन की टाइप है। ओके। और दूसरे क्या होता है, अभी समझ लीजिए ये इलेक्ट्रॉन तो बन गया, पर हो सकता है ना कि हमने 100 इलेक्ट्रॉन बनाए थे एग्जाम्पल, उसमें से 90 की तो भाई नेगेटिव चार्ज हमें मिला, पर 10 बनाते वक्त उसमें चार्ज नहीं आया, वो न्यूट्रल रहा। तो उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। क्योंकि देखो न्यूट्रिनो में न्यूट्रल देखने को मिल रहा है ना आपको, न्यूट्रल, कि उसमें चार्ज नहीं है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन बनाते वक्त जो न्यूट्रल चार्ज मिले उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। म्यूऑन बनाते वक्त म्यूऑन न्यूट्रिनो, और ताऊ बनाते वक्त ट्राउ न्यूट्रिनो। ये इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और ताऊ इज टाइप्स ऑफ लेप्टन्स, ठीक है। और ये भी टाइप्स ऑफ कॉर्क्स। समझ गए ना आप पूरी तरीके से कि भाई लेप्टन की एक टाइप है इलेक्ट्रॉन, और भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन कॉर्क्स से बनता है। अप और डाउन कॉर्क्स बन जाए तब प्रोटॉन, अप और डाउन मिल जाए तब न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि भाई न्यूट्रल चार्ज रहता है इन लोगों में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ताऊ, न्यूट्रिनो में न्यूट्रल चार्ज रहता है। इसी की हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वही ना कि चाइना ने क्या बनाया, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाए। ये किसको स्टडी करेगा? ये सारे के सारे ये न्यूट्रिनो को स्टडी करेगा। ये इधर आपको दिख रहे हैं ना। अब ये जो न्यूट्रिनो है ना, सबसे पहला तो पॉइंट क्या है कि ये न्यूट्रल चार्ज है, कि इसमें कोई चार्ज नहीं रहता है। दूसरा, आप ये राउंड देखे ना, कि हमने देखा ना कि आधा ही इसको लेता है, तो ये जो स्पिन करेंगे ना वो भी आधा ही करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में तो कॉक्स आ जाता है। ओके। फिर ये गोस्ट पार्टिकल है। गोस्ट पार्टिकल किस लिए? तो ये किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं हमें काश कुछ पता चलता ही नहीं है, इसलिए गोस्ट पार्टिकल, ठीक है। हमारी बॉडी से अभी की सिचुएशन में हजारों न्यूट्रिनो पास हो रहे होंगे, बट क्या हमें पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, इसीलिए है गोस्ट पार्टिकल। देख लीजिए, अभी ऊपर ही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि भाई किधर गया, इधर है, इधर है, इधर। हाँ, ये घोस्ट पार्टिकल होते हैं क्योंकि रेयरली इंटरेक्ट करते हैं किसी के साथ और पता भी नहीं चलता है। ये ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट चलते हैं और स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ये न्यूट्रल चार्जर होता है डेफिनेटली। और ये स्पिन कितना करते हैं? हाफ स्पिन करते हैं गैस। फिर ये मोस्ट अबंडेंट है, मतलब मैंने बोला ना कि अभी अभी हजारों पास हो रहे होंगे, तो मोस्ट अबंडेंट है डेफिनेटली। तो हमें पता कैसे चलता है कि ये न्यूट्रिनो पास हुआ या नहीं हुआ? एक तो इसका देखो हल्का सा एकदम मास होता है, तो इस ग्रेविटी से पता चलता है, और उसकी हल्की सी फोर्स से पता चलता है, ठीक है। अब ये जूनो ऑब्जर्वेटरी हमारा काम क्या, आप पूरा समझ गए, ठीक है ना। ये देखो यही देखा है, न्यूट्रिनो की टाइप क्या होती है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो, ताऊ न्यूट्रिनो, यही हमने नीचे पढ़ा। और ये अलग अलग मीडियम से अगर ट्रैवल करते रहते हैं और उसके बीच उसमें कुछ चेंज आता है न्यूट्रिनो के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। ये याद रखना था, मेरा लेट बताना हुआ। अगर न्यूट्रिनो ट्रैवल करते वक्त उसमें कोई चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। ये हमें काम क्या आएगा? तो ऑब्जर्व करने का न्यूट्रिनो फ्रॉम सन कि कैसे भाई होता है एक्सेट्रा। फिर रेडियो एक्टिव डीके कैसे हो सकता है यूरेनियम थोरियम का, उसमें भी हमें काम आएगा। फिर अर्थ के अंदर मेंटल कन्वेंशन से टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे काम करती है, उसमें काम आएगा। फिर भाई स्टार्स का मैकेनिज्म, गामा रे बर्स्ट एक्सेट्रा समझने में भी हमें काम आएगा। ऑलरेडी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कौन कौन सी हमने बनाई रखी है? तो इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। फिर एक आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जो कि कॉस्मोस को एक स्टडी करती है। और कहाँ पे है? तो पोलर आइस में, एकदम डीप बर्फ के अंदर हमने बनाया है। देखो ये भी अंडरग्राउंड है, ये यूजुअली अंडरग्राउंड ही बनाए जाते हैं, वरना तो बाहर के एलिमेंट इतने सारे आएंगे ना तो आप पता नहीं कर पाओगे। और फिर चाइना का ट्राइडेंट भी है, और यूएस का ड्यून भी है। ड्यून, ट्राइडेंट, आइस क्यूब, ये सब क्या है? तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। और हाँ, इंडिया की कहाँ पे थी? तो तमिलनाडु में। ओके, अब पूरा समझ गए, राइट। और हल्का सा एक और चीज बता देता हूँ, ज्यादा हो जाएगा बट फिर भी, ये हमने न्यूट्रिनो तो पढ़ लिया ना, कॉक्स और लेप्टन भी पढ़ लिया। इसको हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो बॉर्डर पे रखते हैं। बॉर्डर पे मतलब अंदर बाहर वाले एरिया में। अभी यही दोनों को आप पार्टिकल समझ लीजिए, इन दोनों को काम में लाना वो कौन करेगा? तो ये अंदर के करेंगे। ये देखो, ये है कॉक्स ऊपर वाला, ये है लेप्टन्स, और ये अंदर के हैं एलिमेंट्स जो इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? तो भाई फोटॉन्स, वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करेंगे कि फोर्स एक दूसरे में ट्रांसफर करना। फिर है ग्लोन, तो वो उन दोनों को जोड़ के रखने का काम करेंगे। ये क्या है? दोनों साथ में तो रहे ना, भले ही अलग अलग हो,
तो ये कौन काम करता है, तो ग्लूऑन करते हैं। फिर बोसॉन, बोसॉन बस देखते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, दैट्स इट। और ये हिग्स बोसॉन, तो हिग्स बोसॉन को हम बोलते हैं गॉड पार्टिकल, कि ये सब कुछ कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, ठीक है, गॉड पार्टिकल। तो एक एग्जांपल लेते हैं, समझ लीजिए कि जो क्रॉक्स है ना वो सीमेंट, वो अपना है ईंट, ठीक है, और ये जो लेप्टन है ना वो है सीमेंट। अब इस सीमेंट को और ईंट को जोड़ने का काम कौन करेगा, तो वो ग्लूऑन करेगा, ठीक है। और इसके अंदर फिर इलेक्ट्रिशियन, चार्ज, जैसे बिल्डिंग बन रही है तो इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग कौन करेगा, तो वो फोटोन करेगा, तो फोर्स कैरियर फोटोन से। और बोसॉन क्या करेंगे, वो इंजीनियर है, वो सिर्फ ऊपर से देखेगा। ओके, पूरा का पूरा समझ दिया। आई डोंट थिंक सो कि इतना डिटेल में जरूरी भी है और आपको कोई समझाएगा भी, पर मैंने समझाया क्या कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कि कैसा भी क्वेश्चन घुमा ले, ऐसा ना हो कि आपको ना आता हो। चलिए आगे देखते हैं। अभी पूरे वर्ल्ड की जितनी भी पार्टिकल फिजिक्स है, जितने भी एलिमेंट है ना, वो सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। चलिए बेबी, फिर यूएस ने ना मेटा, स्नैपचैट, ऐसी सब वेबसाइट है, इनके ऊपर भाई आरोप लगाया कि आप यार सोशल मीडिया के थ्रू टीन को बिगाड़ रहे हो, जो चिल्ड्रन है उनको बिगाड़ रहे हो, ठीक है, उनको आपकी वजह से उनको एडिक्शन होते जा रहा है सोशल मीडिया का। ओके, तो देखो बात तो सही है। रिसेंटली ना मेरे एक रिलेटिव, उनका बेटा है अप्रोक्स 4-5 साल का होगा, और वो मुझे फोन करता है, अरे युवराज भाई ये स्नैपचैट मेरे में नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है। आप सोचिए 4-5 साल का स्नैपचैट चला रहा है भाई, तो हमें दिखता है कि यस ये कर तो रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। चलिए की ड्राइविंग फैक्टर्स क्या क्या है राइज इन सोशल मीडिया यूजेज। सबसे पहला, एडिक्शन एल्गोरिदम्स। तो देखो हमारे ब्रेन की ना अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जिस वक्त आप जो काम कर रहे होगे ना, उस वक्त हमेशा ब्रेन उसकी आदत बना लेगा। कि समझ लीजिए कि 2 बजे मुझे पानी पीना है ना, तो ब्रेन आदत बना लेगा कि भाई सर को 2 बजे पानी पीना है, उसको हमें याद दिलाना है। सेम अगर आप सोशल मीडिया को भी लगातार एंगेज करते रहते हैं, तो ब्रेन अपना बिहेवियर बना लेगा, एक हैबिट लूप बना लेगा, कि फिर उस वक्त आपको सोशल मीडिया यूज करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि भाई समथिंग इज मिसिंग आउट, फोमो जैसा लगेगा कि कुछ कर लेते हैं थोड़ी देर। ओके, फिर दूसरा क्या है कि भाई मोबाइल का पेनिट्रेशन भी इतना बढ़ गया है इंडिया के अंदर, हर जगह, इंडिया ही क्या, तो वो भी एक कारण है। और दूसरा, न्यूक्लियस फैमिली होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर फैमिली, की फैमिली के अंदर 2-4 लोग ही हैं, मम्मी पापा, भाई है अकेला, या फिर भाई बहन 2 है। अभी इनके पीछे कोई पर्टिकुलर खेलने वाला है नहीं साथ में, या फिर कोई एल्डर्स नहीं है जो उनका ध्यान रख पाए, तो भाई बच्चे को फोन दिया जाता है, और फिर डेफिनेटली वो एंगेज होगा ही होगा, क्योंकि पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते हैं ड्यू टू देयर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसीलिए भी मोबाइल का पेनिट्रेशन बढ़ता है। फिर और फैक्टर्स आप क्या क्या बता सकते हैं, तो भाई राइज इन ऑनलाइन कोचिंग और क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग और क्लास। फिर राइज इन इनकम, क्योंकि पैसा आया तभी तो भाई ये सब आप फोन बोन खरीद पाए, महंगे महंगे फोन, राइज इन इनकम। फिर लार्ज ई कॉमर्स डिस्काउंट्स ऑन मोबाइल इक्विपमेंट्स एंड स्मार्टफोन डिस्काउंट्स। और ये ना इनकम नहीं लिखेंगे, राइज इन इनकम नहीं लिखो, ऐसा अच्छा वर्ड लिखो कि राइजिंग परचेसिंग पावर, ठीक है। फिर राइज इन ई कॉमर्स, आप बहुत कुछ बता सकते हैं। चलो आगे। फिर भाई रिस्क क्या क्या है, दिक्कत क्या है राइज होने से। तो देखो चिल्ड्रन अक्सर इतनी जल्दी एज में अगर सोशल मीडिया यूज़ करने लगता है ना, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ से एक्सपोज हो जाते हैं जो उन्हें नहीं होना चाहिए था, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई साइबर बुलिंग। आप सोच लीजिए कि वो कोई गेम खेल रहा है, ठीक है, पबजी या फ्री फायर जैसा गेम खेल रहा है, और उधर कोई बड़े लोग भी खेल रहे हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं खेलता तो गाली वाली दे रहे हैं, तो साइबर बुलिंग हो जाएगी भाई। और इसकी वजह से फर्दर मेंटल हेल्थ कंडीशन का वो शिकार हो सकता है, जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन। और फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे चिल्ड्रन में कम देखने को मिल रही है। स्पेशली 9 से लेकर 13 साल के बच्चे ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर जितना सिर्फ सोशल मीडिया में यूज़ करते हैं, गेम खेलते हैं, इंटरनेट पे यूज़ करते हैं। आप सोचिए कितना ही ज़्यादा है ये। और साथ ही साथ फैक्टर्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग हो सकती है। फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि भाई एकदम एक जगह पे बैठे रहते हैं, बैठे बैठे ही सब करना है। अभी ना इस फैक्टर्स को तो आप बहुत सारे पैरामीटर्स में तोड़ सकते हैं, जैसे कि भाई हेल्थ में तोड़ दीजिए कि भाई हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं।
फिर दूसरे में इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन में तोड़ दीजिए, फिर वही एजुकेशन में निकाल दीजिए। बहुत सारे मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। आप वैसे भी ये डे टू डे लाइफ में आप सब ये देखते हो तो आपको पता ही है। ओके, ये देखो ऊपर से बता देता हूँ चलो। हेल्थ में भाई आंखें ख़राब हो जाएगी, ये ऊपर भी हमने देखा, एंजाइटी, डिप्रेशन। इकोनॉमिक में भाई वो साइबर अटैक्स के थ्रेट्स आपको मिल सकते हैं, या मिल सकते हैं कि आप साइबर अटैक हो सकता है, आपका डेटा लीक हो सकता है, पैसे चोरी हो सकते हैं। एजुकेशन में आपको पढ़ाई रुक जा सकती है, या फिर आप कमज़ोर हो जा सकते हो पढ़ाई के अंदर। बहुत सारे हैं, ठीक है, आप खुद सोचिए, लिख सकते हैं आप इजीली। फिर मेजर्स क्या क्या रिक्वायर हैं, तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया की एज फिक्स कीजिए मिनिमम, और इंटीग्रेट कीजिए टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल जो कि प्रमोट करे प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। ज़्यादातर ये हमें चाइना में देखने को मिलता है, क्योंकि चाइना के अंदर सब कुछ बैन है। फेसबुक बंद है, यूट्यूब बंद है, ट्विटर बंद है। अब सोचिए बचाई क्या, फिर चाइना खुद अपना यूज़ करता है। ओके, सोशल मीडिया के ऊपर इनिशिएटिव क्या क्या है, तो भाई एज रिस्ट्रिक्शन डाला गया है, सेल्फ इम्पोज्ड है। फेसबुक जैसे ही फेसबुक, ट्विटर एसेट्रा ने सेल्फ इम्पोज रख दिया है कि भाई आपकी एज 13 साल है तो ही आप यूज़ कर सकते हो। बट क्या एक्चुअली ये काम करता है? बिल्कुल नहीं करता है। आप खुद भाई एज डाल दो, जितनी डालनी है उतनी, क्या फ़र्क पड़ता है। ये मतलब बकवास मैकेनिज्म है, सिर्फ ऐसे ही ये नाम का डाला हुआ। फिर है डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर्स, जैसे केरला ने खोला हुआ है कि 18 साल से कम कोई एज का है और उसे डिजिटल एडिक्शन छुड़वाना है तो ये लोग छुड़वा देते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं उसकी। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने भी अपनी गाइडलाइंस इशू की है कि हमें एजुकेशन के अंदर बताना चाहिए कि भाई सेफ़ एंड सिक्योर यूज़ ऑफ इंटरनेट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एकदम ईजी टॉपिक है, बट अंडरस्टैंडिंग आपको बस होनी चाहिए ऊपर ऊपर की। फिर भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन की है फिजिबिलिटी ऑफ ग्राम पंचायत की, क्या ग्राम पंचायत इतना रेलेवेंट तरीके से काम कर रहा है या फिर रेलेवेंट है इतना, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। क्यों किया है ऐसा भाई? सबसे पहले ग्राम पंचायत होता क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। कि समझ लीजिए कोई पंचायत लेवल पे किसी गांव में, या फिर ग्रुप ऑफ गांव में हम कोई जस्टिस मिल जाए किसी भी चीज़ का, उसके लिए ग्राम न्यायालय सेटअप करते हैं, ठीक है। अरे हाँ, मैं पहले से ग्राम पंचायत बोल रहा हूँ, नहीं ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत के अंदर हम ग्राम न्यायालय सेटअप करते हैं। सेम ये कोर्ट के जैसे ही काम करता है। ये सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों में अपना बात बता सकता है। ये मोबाइल कोर्ट होता है। मोबाइल मतलब कि भाई इधर से उठाया उधर बैठ गए, चलो जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने देखा ही होगा बहुत सारी मूवीज़ में ये। इसको हेड कौन करता है? तो भाई स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं न्यायाधिकारी फॉर ईच ग्राम न्यायालय इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट और न्यायाधिकारी। ओके, इसमें प्रोसेस क्या होती है यूजुअली? क्या कोई सज़ा वज़ा दी जाती है? बिल्कुल नहीं, काउंसलेशन किया जाता है, देखिए पार्टीज के बीच में समझौता करवा लो, बातचीत करवा लो, ऐसा सब। और काउंसलर्स कौन कौन हो सकते हैं? काउंसलेटर्स कौन कौन हो सकते हैं? तो सोशल वर्कर्स हो सकते हैं जो एक्चुअली अच्छे इंसान हो। और क्या इसमें कोई बाउंड है कि आपको भाई एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग चलना है या फिर कोई आपको सबूत चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपको बस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है। आपको क्या लगता है एक्चुअली ये फॉलो होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ऊपर से जो गांव में पावरफुल है ना उसकी चल जाती है और उसी को जस्टिस मिलता है। फॉर दिस रूरल एरियाज नेचुरल जस्टिस बिलोंग टू द पावरफुल पीपल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंसर्न रेज की, ये तो हमने देख लिया नॉर्मल ग्राम न्यायालय काम कैसे करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो बोला कि जो ग्राम न्यायालय एक्ट है आपका 2008, उसमें ही बोला है कि ग्राम न्यायालय अगर आप स्टेट को सेटअप करना है तो करे, कोई मैंडेटरी नहीं डाला है। बोला है ना गवर्नमेंट में सेटअप, इसमें तो कुछ नहीं होता कि भाई करना हो तो करेगा वरना नहीं करेगा। तो यही पहले तो ठीक नहीं है। दूसरा रिसोर्स क्रंच, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना पैसा है कि वो सेटअप कर पाए? ऑलरेडी जो रेगुलर कोर्ट है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे आप कैसे कर पाओगे ठीक से काम? और फिर बर्डन भी है। होता क्या है कि ग्राम न्यायालय ने समझ लीजिए कोई काउंसलेशन के थ्रू जजमेंट दे दिया, अभी होगा कि आगे ये पेटिशन आगे की कोर्ट में डालेंगे, फिर आगे की कोर्ट में डालेंगे, तो इन शॉर्ट तो बर्डन कोर्ट पे ही आ रहा है। तो फिर ग्राम न्यायालय का काम क्या रहा है भाई? ये तो एक बस स्टेप रहा कि इसके बाद आपको कोर्ट में जाना है। तो इसीलिए ये भी एक कंसर्न है जो कि सुप्रीम कोर्ट रेज कर रहा है कि भाई ये ठीक नहीं चल रहा है। अभी इम्प्लीमेंटेशन भी देखिए वो भी कितना पुअर है। हमारी इनिशियल स्टेज में बात हुई थी कि हम 2500 ग्राम न्यायालय बनाएंगे, पर हमने बनाए कितने? 500। उसमें से भी ऑपरेशनल कितने हैं? सिर्फ 300। तो मतलब आप सोचिए कितना ही टारगेट मेट हुआ? बिल्कुल भी नहीं।
और वो भी स्पेशली कौन से एरिया में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर तो हमें ना के बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं सपोर्ट करने के लिए ग्राम न्यायालय को, तो भाई ग्राम न्यायालय स्कीम हम लेके आए हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें हम सेंट्रल असिस्टेंस देते हैं कि आप भाई सेटअप कर लीजिए ग्राम न्यायालय। ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर पैसा डाले, और दूसरी होती है सेक्टर स्कीम, सेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंटर पैसा डालता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी तो अगेन फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कंसर्न रेज की है, बट किसके अकॉर्डिंग, कि जो पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग हो रहा है उसके सामने। अभी देखो, सबसे पहले स्टबल बर्निंग क्या होता है वो पूरा मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। कि यूजुअली राइस की क्रॉपिंग की जाती है। ठीक है, अभी ये जब बन जाता है राइस तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है, और इस हार्वेस्ट करने के बाद जो कचरा बच जाता है ना पीछे, उसको ये लोग जला देते हैं, उसको मतलब फार्मर जला देते हैं पीछे, क्योंकि कौन इतना टाइम बिगाड़े भाई, तो ये तुरंत जला देते हैं। इसी को बोलते हैं हम स्टबल बर्निंग या फिर पराली बर्निंग। तो आप बोलोगे दिक्कत क्या है भाई, जलाने दो ना, वैसे भी ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ बुरा होने वाला है। देखो होता क्या है, ये यूजुअली हार्वेस्ट कब होता है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के सीज़न में हार्वेस्ट होती है राइस, मतलब ठंडी का सीज़न है। अभी ये होता क्या है कि समझ लीजिए, ये पंजाब, हरियाणा इस एरिया में पड़ता है आपका। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे देख लो ना यार, ये बॉर्डर के एरिया में यहाँ पे पड़ता है पंजाब, हरियाणा, और ये है दिल्ली। अभी ये लोग जलाते हैं, ये लोग यहाँ से ये जला और धुआं ऊपर उठा। ठीक है, हवा ऐसे आ रही है, अभी ये हवा आके इस धुएँ को लेके जाती है इस बाजू, कि ये धुआं ऐसे उड़ जाता है। ठीक है, इस बाजू चला जाता है, और यहाँ है दिल्ली। तो कायदे से हुआ क्या, जलाया पंजाब हरियाणा ने, और उसका धुआं किधर गया, दिल्ली के अंदर गया। तो आपको पता ही है फिर दिल्ली के अंदर ठंड में कैसा माहौल हो जाता है, एकदम ही धुआं, एकदम फॉग, स्मॉग, कि आपको रास्ते पे कुछ दिखेगा ही नहीं। पर उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है एक्सीडेंट्स में। और पॉल्यूशन तो है ही है, कि दिल्ली की पॉल्यूशन क्वालिटी इतनी ही बकवास है कि उसको एयर रैंकिंग में हमेशा वेरी पुअर बोला जाता है भाई। तो इसलिए कोर्ट ने बोला है कि यार दिल्ली की क्वालिटी इतनी बिगड़ रही है, और हमने बोला था, कोर्ट ने बोला था कि ये जो भी लोग पराली जला रहे हैं, स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, उनके सामने आप एक्शन लीजिए। बट उधर के जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। ठीक है, कोर्ट स्टेटेड दैट नॉट टेकन एनी स्टेप टू इम्प्लीमेंट डायरेक्शन इशूड बाई कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, क्योंकि गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR कि आप रोकने के लिए क्या करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए कोर्ट ने भाई डांटा है सब ऑफिसर्स को, इवन जो कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं ना, कैबिनेट नहीं, सिर्फ सेक्रेटरीज स्टेट के, उसको भी बुलाया कि यार आप ये क्या काम कर रहे हो, आपको मैंने किस लिए अपॉइंट करके रखा है। ओके चलो, अभी सबसे पहले फार्मर ये करते क्यों है भाई, जल्दी कचरा का ख़त्म हो जाए, इसलिए कि ये कचरा हटा देते हैं और जल्दी से हम प्लांट अपने वीट प्लांट करते हैं। ओके, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन कौन से, तो शॉर्ट टाइम अवेलेबल है राइस हार्वेस्टिंग सीजन में और शोइंग ऑफ वीट सीजन में, और ये साथ ही साथ चीपेस्ट मेथड भी है। अभी शॉर्ट टाइम अवेलेबल है, ये क्यों बोला भाई, देख लेते हैं। चलो, नीचे मैंने बताया हुआ है, ये देखो 3 टाइप की क्रॉप होती है, खरीफ, राबी और जायद। खरीफ क्रॉप जिसको जून जुलाई में हम शो करेंगे और हार्वेस्ट करेंगे अक्टूबर नवंबर में, जो राइस एग्जांपल जो हरियाणा और पंजाब अभी कर रहे हैं। ठीक है, राइस, और जो फिर पल्सेस में उड़द और मूंग भी होता है, बाजरा, ज्वार एसेट्रा। ओके, और राबी क्रॉप किसको उल्टा कर दीजिए एकदम ही, अक्टूबर नवंबर में हम इसको शो करेंगे और मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट कर लेंगे। तो देखो दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना, इधर हार्वेस्ट का सेम है और इधर राबी क्रॉप में शो करने का सेम है। तो फार्मर के पास बहुत कम टाइम होता है कि वो स्टबल को क्लियर करें, इसलिए वो तुरंत जला ही देते हैं, बात ख़त्म और जल्दी अपने काम पे लग जाओ। तो ये एक रीज़न है। और खराबी क्रॉप के एग्जांपल कौन से हैं, तो वीट, बार्ले, चना, सेसम। ओके, फिर तीसरे भी टाइप के क्रॉप होते हैं। देखो इन दोनों के बीच में आप अगर देखोगे, ये हमने हार्वेस्ट कर लिए मार्च अप्रैल में, ठीक है, और ये हम खरीफ क्रॉप को शो कर रहे हैं जून जुलाई में। तो जो बीच के मंथ है उधर क्या करेंगे, उधर हम क्रॉपिंग करते हैं जायद की। ठीक है, जायद मतलब मार्च से शुरू होकर जून तक ये रह सकता है अप्रॉक्सीमेटली, और ये यूजुअली कैश क्रॉप होता है। ठीक है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, कैश क्रॉप एसेट्रा। ठीक है, चलिए,
तो ये भी रीज़न हमको पता चल गया कि भाई टाइम पीरियड बहुत कम रहता है इसलिए जला देते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, तो मेजर पॉल्यूटेंट जैसे PM10, PM2.5, NOx ये सब इधर से निकलते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के इम्पैक्ट करते हैं। फिर ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जो कि राइज टेम्परेचर करती है। फिर लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है सॉइल के अंदर। कैसे, देखो पहले तो हमने ये भेज दिया एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर में, फिर एटमॉस्फेयर से इनडायरेक्टली ये सॉइल में ही आएगा, तो सॉइल की ही फर्टिलिटी ख़राब होगी। ठीक है, तो भाई स्टेबल बर्निंग का हमें करना चाहिए, क्या चाहिए, तो भाई स्टेबल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज है। जैसे कि आप इसको सॉइल में मिला दीजिए, है तो देखो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी और बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट जो कम होंगे वो रेप्लेनिश हो जाएंगे। फिर यूटिलाइज इन एग्रीकल्चर लेफ्ट ओवर, भाई आप इसको गाय भैंस को खाने के लिए दे दीजिए, या फिर इसका कंपोस्ट बना लीजिए, उधर भी काम आ जाएगा। फिर प्रोडक्शन कर सकते हो आप ब्रांड ऑयल, फिर बायो इथेनॉल, बायोगैस, ये हम करते ही है ना, हमारी जो बायोफ्यूल पॉलिसी है इसका यूज़ करते हैं हम इसमें। ओके, इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं स्टेबल बर्निंग को रोकने के लिए, तो भाई कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एडजॉइनिंग एरियाज़, ये हमने कमीशन बनाया है। ठीक है, और ये कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया, सेम उसके नाम है वैसा ही एक, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट NCR एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। फिर पर्टिकुलरली दिल्ली के लिए हमने ग्रैप इनिशिएटिव लेके आए हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म इन दिल्ली एंड नियर बाई एरियाज़। और ये क्या बताता है भाई, एयर क्वालिटी रिचीज़ पुअर लेवल, बकवास ही है हमेशा दिल्ली की एयर क्वालिटी, आपको काम करना ही पड़ेगा, इसीलिए उधर चलते हैं भाई एयर प्योरीफायर्स। ओके, फिर भाई इंक्रीज़ अफोर्डेबिलिटी ऑफ क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी, कि जो क्रॉप में से कचरा बच जाता है उसको आप कैसे मैनेज करोगे। ओके डन, पूरा समझ गए आप। अभी देखो ये जो भी मैं आपको आर्टिकल समझता हूँ ना, इन डिटेल समझाता हूँ, क्योंकि ऐसा कभी भी ना हो कि सिर्फ आप करंट अफेयर करके जाओ, आपको पूरा का पूरा आगे पीछे का भी आना चाहिए, कि आपका स्टैटिक भी कवर हो जाए, आपको नॉलेज भी मिल जाए, फिर आप उसको यूज़ भी कर पाओ। मैं ये बोलूँगा कुछ भी आप सीखो ना, उसको यूज़ करो कि फर्दर इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा। जैसे इन फ्यूचर आपको अगर कोई भी एयर पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उधर आप ये इनिशिएटिव को यूज़ करोगे, या फिर चैलेंजेस में आप यूज़ करोगे कि भाई स्टेबल बर्निंग हम कर रहे हैं इसलिए भी बढ़ता है। ओके, फिर ये भी यूज़ करो कि कोई जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन आता है GS2 में कि भाई ग्राम न्यायालय की इनफेक्टिवनेस आप दिखाइए, कि कैसे 2500 बनानी थी, सिर्फ 300 जितनी ऑपरेशनल है, फिर कैसे हमारे पास स्टेट के पास फंड नहीं है, एज हाईलाइटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन रिसेंट जजमेंट, और ये प्रिलिम्स बेस्ड डेटा है, तो आप सब इसको यूज़ कीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप करंट पढ़ रहे हो, अगर ऐसा है तो यार वीडियो मत देखिएगा, आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मत देखना, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, फिर देखो एक छोटा सा वरी टेक्निकल आर्टिकल ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ किया है पोस्थमस यूज़ ऑफ क्रायो प्रिजर्व्ड सीमन फॉर रिप्रोडक्शन। अभी ये क्या चीज़ बोली है, क्या बोला है, देखो इससे पहले ना आपको बेसिक समझना पड़ेगा तो ही काम आएगा। ये देखो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है कि कैसे कोई बेबी बॉर्न होता है। तो देखिए ये मेल है, यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल। मेल का स्पर्म और फीमेल का एग दोनों जब मिलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं गैमेट। हाँ, दोनों को, कि स्पर्म और एग दोनों को गैमेट्स बोलेंगे, और ये जब मिलते हैं तब ये फॉर्म करता है जाइगोट। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल के जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स मेल के जाएंगे, और दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम्स बनाएंगे और फॉर्म होगा जाइगोट। ये जो आपको दिख रहा है ये जाइगोट है। ठीक है, और जाइगोट में से ही बनता है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब ये जो बर्थ का फर्स्ट स्टेज होता है वो। गॉट इट, एकदम ही ऊपर से मैंने बता दिया है क्योंकि हमारे लिए अभी के लिए इतना ही काम का है, बाकी वो साइंस एंड टेक का टॉपिक हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। अभी देखो ये तो ना हो गई नॉर्मल प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, समझ लीजिए इसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, ये मेल फीमेल ठीक से एम्ब्रियो फॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम इसको लैब में ग्रो करेंगे। क्या करेंगे हम, लैब में होगा ये, हम स्पर्म को और एग को लैब में लेके जाएंगे। ठीक है, और लैब में ये जाइगोट बाइगोट सब फॉर्म करेंगे और लैब में ही हम इसको एम्ब्रियो बनने देंगे। ये आर्टिफिशियल मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियली हम लैब में इसको ग्रो कर रहे हैं और लैब में हमने बना दिया एम्ब्रियो पूरा का पूरा। अभी एम्ब्रियो बन गया ना, तब जाके हम वापस इसको फीमेल में इंसर्ट कर देंगे, जो वुमन का यूटेरस होता है उसमें हम डाल देंगे वापस एम्ब्रियो फॉर्म करके। तो ये जो लैब में हुआ ना उसको हम बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
या फिर IVF। ठीक है, तो लैब में जो हमने एम्ब्रियो फॉर्म करवाया उसको हम बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी भाई एक और चीज़ होती है, वो होती है सरोगेसी। अभी सरोगेसी में क्या है भाई, यहाँ पे ही लिख लीजिए ना यार। सरोगेसी में क्या है कि सेम टू सेम हम कर रहे हैं, यही हमने लैब में भाई एम्ब्रियो फॉर्म करवाया, बट ये एम्ब्रियो हम क्या कर रहे थे, जो नॉर्मल उनकी मदर थी फीमेल, उसकी यूटेरस में ही डाल रहे थे। ठीक है, पर यहाँ पे समझ लीजिए कि फीमेल का यूटेरस इतना मजबूत नहीं है कि वो चाइल्ड कैरी कर पाएगा, या फिर कुछ और रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, किसी थर्ड वुमन को बोलेंगे कि भाई क्या आप हमारे बेबी को सरोगेट कर पाओगे, आप सरोगेट मदर बन पाओगे। तो वो क्या करेगी, कोई और वुमन, हम यहाँ पे ए ले लेते हैं। ठीक है, वुमन ए, वो अपने यूटेरस में ये जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है ना लैब में, अभी देखो इसमें है क्या, स्पर्म वही का है, मेल का फीमेल का, और इसमें हम थर्ड पर्सन के यूटेरस में उस बेबी को बड़ा करेंगे। ओके, तो ध्यान रखना सरोगेसी में एग या स्पर्म किसी का नहीं लिया जाता है, सिर्फ यूटेरस हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पर्म और एग तो उनके ओरिजिनल माता और पिता का ही होगा, यूटेरस सिर्फ एक नई वुमन का है, सरोगेट मदर का है। इसमें तो ये हो गया सरोगेसी भाई। इसमें ना एक और चैलेंज आता है, एथिकल चैलेंज बोलते हैं, ये GS4 में आ सकता है हमारे, कि इसी को हम बोलते हैं 3 पेरेंट्स बेबी। क्यों? क्योंकि देखो स्पर्म उसके ओरिजिनल पापा का ही है, एग उसके ओरिजिनल मदर का ही है, बट उसको बड़ा किसने किया है, अपने पेट के अंदर, अपने यूटेरस के अंदर, तो वही वो थर्ड पर्सन ने किया है। तो कायदे से चाइल्ड हुआ किसका, तो इसीलिए ये होता है 3 पेरेंट्स बेबी। कई बार इवन ऐसा भी होता है कि सरोगेसी के वक्त तो भाई ये जो थर्ड लेडी है उसने हाँ बोली हो, और बाद में बोल दे कि यार मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरा बच्चा किसी को दूँ, तो ये आपको एथिकल डिलेमा आ जाता है कि भाई तो ओरिजिनली बच्चा है किसका भाई। ओके, तो आप इन शॉर्ट समझ गए। ठीक है, सरोगेसी क्या होती है। सबसे पहले हमने समझा IVF क्या होता है। ओके, फिर हमने समझा सरोगेसी क्या होती है। अभी एक और होता है गामेट प्रिजर्वेशन। अभी देखो गामेट क्या होता था, वुमन में गामेट बोले तो एग, और मेल में स्पर्म। ओके, अभी समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि मेरे गामेट को मैं प्रिजर्व करके रखूं, और इन फ्यूचर आज से 10 साल बाद मैं यही गामेट यूज़ करूं जब मुझे कोई चाइल्ड की बर्थ चाहिए हो। तो हो गया गामेट प्रिजर्वेशन, या फिर गामेट क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, हो सकता है समझ लीजिए कि कोई यंग एडल्ट है, 25-30 साल के हैं, वो चाहते हैं कि मैं हम 50-60 साल की एज में भाई पेरेंट्स बने। तो क्या करते हैं कि उन्हें डर हो कि भाई हो सकता है कि बाद में हम फर्टिलिटी घुमा दें, तो अभी से अपने गैमेट को स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, स्टोर करेंगे, क्रायो प्रिजर्व करेंगे, क्रायो प्रिजर्व, कि इन फ्यूचर हम उसका यूज़ करेंगे और फिर बर्थ लेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं गामेट क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, डन। अभी के लिए देखो जितना भी मुझे सूझ रहा था मैंने वो बता दिया है फर्टिलाइजेशन के थ्रू। और हाँ भाई, ये तीनों के तीनों मैंने अब बता दिए ये कौन से सिस्टम के पार्ट है, मतलब इस टेक्नोलॉजी को बोलते क्या है भाई। तो ART, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव या फिर रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसी के पार्ट है हमारी सरोगेसी, IVF, गामेट प्रिजर्वेशन एसेट्रा। ओके, चलिए अभी देखते हैं कि न्यूज़ में क्या था। देखो ये बताना ज़रूरी था, वरना मैं डायरेक्ट न्यूज़ भी बता देता। रिसेंटली देखो एक 60 इयर्स ओल्ड कपल ने बोला है कि हमें भाई, मतलब हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दिया कि आपके पास राइट टू यूज़ फ्रोजन स्पर्म ऑफ देयर डिजीज सन फॉर सरोगेसी। इन शॉर्ट हुआ क्या कि इनके ये जो कपल है, इनके सन ऑलरेडी बीमार है, डिजीज है। ठीक है, और ये कपल चाहता है कि उनके थ्रू हमें एक और पोता मिल जाए, दैट्स इट। तो भाई कोर्ट ने क्या बोल दिया कि हाँ भाई आप कर सकते हो, बिकॉज इंडियन लॉ, एज पर इंडियन लॉ देयर इज़ नो प्रोहिबिशन अगेंस्ट पोस्थमस यूज़ और पोस्थमस रिप्रोडक्शन। पोस्थमस रिप्रोडक्शन क्या होता है कि भाई ART की मदद से, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की मदद से, इवन आफ्टर डेथ ऑफ मेल और फीमेल, मतलब पेरेंट या फिर बोथ ऑफ द पेरेंट, वी कैन हैव अ चाइल्ड, उसी को हम बोलते हैं ART। अभी ये कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिए A पर्सन था और B पर्सन था, ये B वुमन है। ठीक है, A मेल और B फीमेल, ये भाई दोनों ने अपने गैमेट्स प्रिजर्व करके रखे थे, गामेट क्रायो प्रिजर्व करके रखे थे। ठीक है, अभी समझ लीजिए इन दोनों की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, और इनके जो माँ बाप हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, वो चाहते हैं कि इनका बच्चा हो,
और गामेट्स तो ऑलरेडी क्रायो प्रिजर्व्ड है, तो क्या कर सकते हैं, इसको इंसर्ट कर सकते हैं किसी तीसरी व्यक्ति के अंदर। लैब आईवीएफ पहले करेंगे, एम्ब्रियो हम डेवलप करेंगे, फिर एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तो हम कोई सरोगेट मदर लेके आएंगे और सरोगेसी करवा देंगे, तो हो गया ना भाई चाइल्ड का बॉर्न। बस यही है एआरटी और यही है पोस्टमस रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको। एथिकल डिलेमा क्या आ सकता है, तो भाई किसी का भी सीमन या फिर ओवम है, वो उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है और वो उनके इनहेरिटेड बाय लीगल्स है, तो उनको ये मिलनी चाहिए, ठीक है, कि इवन इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो जो क्रायोप्रिजर्व मटेरियल है वो उनको मिलना चाहिए, जो उनको करना वो करे। इन शॉर्ट पोस्टमस यूज मतलब क्या होगा, इवन आफ्टर डेथ देयर इज प्रोसेस ऑफ कंसीविंग अ चाइल्ड यूजिंग ART। और ART मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, इसमें इन IVF समझा दिया, सरोगेसी समझा दिया, फिर गामेट क्रायोप्रिजर्वेशन भी बता दिया। और हाँ भाई, एक है गामेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इन शॉर्ट इसमें क्या है कि सेम ही समझ लीजिए कि मेल का स्पर्म काउंट अगर कम है तो हम क्या करेंगे, पहले एक लेवल तक सब कुछ इकट्ठा होने देंगे, सब मेल और फीमेल एक लेवल तक रिप्रोडक्शन में आ जाए, तब तक हम इसको लैब में ग्रो करेंगे। और लैब में ग्रो हो जाए हल्का फुल्का, और एम्ब्रियो ग्रो नहीं करने देंगे ऐसे ही कि गामेट जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, उसको हम डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म होके उनकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है उनके अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो फॉर्म होने वाला होगा ना, वो ओरिजिनल वुमन के अंदर ही होगा, फीमेल के अंदर ही होगा। तो ये गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। नहीं समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जाने दीजिए। इन शॉर्ट होता क्या पता है, कई बार फर्टिलिटी अगर वीक है ना मेल की, तो जाइगोट फॉर्म हो नहीं पाता है। जो हम नीचे देखे थे ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये जाइगोट जो फॉर्म होना है, ये जाइगोट फॉर्म हो नहीं पाता है। तो हम क्या करते हैं कि स्पर्म को और एग को इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि जाइगोट फॉर्म हो जाए, और जैसे ही जाइगोट फॉर्म हो जाएगा हम फीमेल के अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे और नेचुरली ग्रो होने देंगे। दैट्स इट। इट इज़ गामेट फेलोपियन इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ओके, इसलिए इसका नाम है इंट्रा। ओके, ART रेगुलेशन क्या क्या है हमारे यहाँ पे, तो ART रेगुलेशन एक्ट 2021 जो सब यही सब बात करता है, मिस यूज़, प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज़, सेफ सुपरविजन ऑफ ART क्लिनिक्स एंड बैंक। फिर एक और है सरोगेसी एक्ट 2021 जो कि प्रोहिबिट और पनिश करता है कमर्शियल सरोगेसी और परमिट करता है ओनली फॉर अल्ट्यूरिज्म। कमर्शियल मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा खा के कर लेना, अल्ट्रूरिज्म कर सकते हो, किसी की हेल्प आपको दे आ रही है तो। ओके, फिर भाई IUCN की रिपोर्ट आई है, फ्लैगशिप रिपोर्ट की, एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट का नाम है, कि कैसे एग्रीकल्चर इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी पे कर सकता है और कैसे बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चर के ऊपर कर सकती है, ठीक है। इन शॉर्ट इन एक दूसरे का क्या इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी का। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट, कि एग्रीकल्चर करते हैं तो हम लगातार एरिया खाते जाते हैं, तो 34% ऑफ स्पीशीज़ जो है वो थ्रेट में आ गई हैं IUCN के अकॉर्डिंग। फिर डायरेक्ट थ्रेट देखें तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि क्रॉप लैंड, पेस्चर एंड प्लांटेशन, इरीगेशन एसेट्रा में हम यूज़ कर लेते हैं। इन शॉर्ट जो नेचुरली हैबिटेट अवेलेबल है उसको हम काट देते हैं एग्रीकल्चर यूज़ करने के लिए। और इनडायरेक्टली सॉइल इरोजन होगा, न्यूट्रिएंट लोडिंग, एग्रोकेमिकल यूज़, क्लाइमेट चेंज एसेट्रा सब भी बायोडाइवर्सिटी को बिगाड़ते हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर इस तरीके से कर रहे हैं भाई। हालांकि देयर इज़ वन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, कि भाई 17% स्पीशीज़ IUCN रेड लिस्ट में जो है उनका हैबिटेट ही एग्रीकल्चर है, कि वो उस एग्रीकल्चर एरिया में ही रहती है, तो ये अच्छी बात है। बट यूजुअली एग्रीकल्चर से हम बायोडाइवर्सिटी ख़राब तो करते हैं भाई, कुछ भी बोलो। अभी दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन एग्रीकल्चर, ये उल्टा। सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो भाई प्रोडक्शन ऑफ बायोमास में हमें काम आता है। फिर हम मेंटेन कर सकते हैं जो नेचुरल साइकिल है, जैसे कि क्लाइमेट रेगुलेशन, सेडिमेंट रिटेंशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर रेगुलेशन, पॉलिनेशन एसेट्रा। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है भाई, तो इकोसिस्टम है ना वो डिससर्विस हो जाती है, कि भाई आपकी एग्रीकल्चर फील्ड अगर फॉरेस्ट के बाजू में है तो हो सकता है आपको भाई पेस्ट अटैक आ जाए, प्रेडेशन हो जाए, क्रॉप को आजू बाजू वाले बकरे खा जाए, पैथोजेंस आपके एरिया में ज़्यादा आ जाए, तो ये बायोडाइवर्सिटी का नुकसान भी है, ठीक है। अगर आप अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर कर तो ये सब नहीं हो सकता है, बट बायोडाइवर्सिटी अगर ज़्यादा है तो ये डेफिनेटली होगा। ओके, ये होती है थोड़ी ब्रॉड थिंकिंग, कि भाई ये नुकसान भी हो सकता है, ये अच्छा भी हो सकता है। आंसर जब भी लिखो पूरा लिखो। और देखो जब भी इम्पैक्ट आपको पूछा जाए ना, इफ़ पॉसिबल ऑलवेज गिव टू साइड्स,
पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, भले ही एक दो मिले पर ऐसा दो, क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग इम्पैक्ट पूछते हैं तो उनके दिमाग में बस यही चलता है कि सिर्फ नेगेटिव बताना है। ऐसा नहीं होता है, कोई बार कोई क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव भी पूछा होता है। ओके, रिकमेंडेशन क्या क्या है भाई? अलाइन करना, तो भाई एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी लाइए आप सबसे पहले, तो आपको ये सब पता ही है, ठीक है। फिर मेंटेन कीजिए इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक सॉइल वाटर एग्रीकल्चर, सॉइल क्लाइमेट वाटर फॉर एग्रीकल्चर। फिर अलाइन कीजिए एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ विथ कंजर्वेशन ऑफ लिविंग नेचर, जैसे कि ग्रीन सब्सिडी दीजिए। हालांकि ग्रीन सब्सिडी दी कितनी जाती है? सिर्फ 5% जितनी। इसको आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, लाइफ इनिशिएटिव लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम प्रमोट करते हैं, फिर नेचुरल फार्मिंग, बहुत सारा है यार। फिर रिफॉर्मिंग फूड पॉलिसीज़ कीजिए कि फूड वेस्ट को आप कम यूज़ करें, फूड वेस्ट कम करेंगे। और डाइटरी चेंज भी अपने अंदर लेके आएंगे, वेर इज़ मीट कंजप्शन को कम करना। ओके, समझ गए आप, ठीक है। अभी हम शॉर्ट न्यूज़ कवर करते हैं। ये सब बहुत बड़ी न्यूज़ थी वैसे, और टेक्निकल भी थी थोड़ा, जिसमें आपको दूसरी सब चीज़ें समझनी थी, बट आप अच्छे से समझ गए, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो किसी को पसंद तो आ रहा है, ऐसे ही नहीं जा रहा है। ऊपर से इसमें आपका तो कुछ जाता नहीं है करने में, मेरा फ़ायदा हो जाता है हल्का फुल्का। ओके, चलिए शॉर्ट न्यूज़। मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। सबसे पहले डिप्लोमेसी तो आपको पता ही है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होती है? जिधर ऑफिशियल्स मिलते हैं कि भाई मिनिस्टर मिल गए, जो डिप्लोमेट्स हैं वो मिल गए, उनकी मीटिंग हुई, फॉर्मल डिस्कशन हुई, तो उसको हम बोलेंगे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 2 में क्या होगा? तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मिले ही मिले, बट साथ में नॉन गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स भी मिले, तो ये हो गया 1.5 ट्रैक डिप्लोमेसी, ठीक है। और फिर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कि इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। इवन जब ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ था, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में शांति बनाने के लिए ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ था, तो उसकी शुरुआत ट्रैक 2 डिप्लोमेसी से ही हुई थी, फिर जाके वो ट्रैक 1 में पहुंची। ओके, दूसरी न्यूज़ सारथी। तो भाई सारथी एक है ना, ये ट्रक है, ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना, ये ट्रक भाई किसने बनाया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजेंट कुंडली, इसने ये बनाया है। ओके, ये क्या काम करता है? तो इस ट्रक के अंदर ना डुअल कंपार्टमेंट है, और जो वेजिटेबल और फ्रूट्स को स्टोर कर सकता है। इन शॉर्ट जो भी पेरिशेबल आइटम होती है ना, जो बिगड़ सकती है, उसको ये स्टोर कर देगा। इसके लिए पर्टिकुलरली टेम्परेचर सेट होता है, ह्यूमिडिटी सेट होती है, ताकि वो बिगड़े नहीं। दैट्स इट। ओके, इसी का नाम है सारथी, सोलर असिस्टेड रीफर ट्रांसपोर्टेशन विथ हाइब्रिड कंट्रोल एंड इंटेलिजेंस सिस्टम। ये चीज़ों को बिगड़ने के लिए बचाएगा और फूड वेस्टेज कम होने देगा। ओके, फिर है 5 आइज़। अभी देखो 5 आइज़ क्या है। सबसे पहले तो जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है उसका ये ग्रुप है, जो मेजर 5 बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस। ऐसे ही देख लीजिए कि भाई ये कनाडा, ये यूएस, यहाँ पे यूके, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। ये बीच में पैसिफिक ओशन है। ये मैप हम बना लें तो ये आपका बन जाएगा मैप न्यूजीलैंड। ओके, तो ये इनका ग्रुपिंग है। ये इन शॉर्ट सब डिप्लोमेटिक बातचीत है, इन शॉर्ट करते रहते हैं। रिसेंटली जो इंडिया और कनाडा के बीच में टसल्स आए, उसमें 5 आई के यूके ने क्लियरली कनाडा को सपोर्ट किया। ये दिखाता है बायसनेस कि आप कितना भी इंडिया का साथ ले लो, इन शॉर्ट तो आप बायस्ड हो ही हो, ठीक है। दैट्स इट, यही है, इतना ही था। और हाँ, ये 5 आई काम क्या करती है? तो भाई सर्वेलेंस का और इंटेलिजेंस शेयर करने का काम करती है। ओके फिर हेलफायर मिसाइल। रिसेंटली इंडिया ने यूएस के साथ डील साइन की है हेलफायर मिसाइल के लिए, कि यूएस हमको प्रोवाइड करेगा। ये शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। एयर टू ग्राउंड मतलब क्या? प्लेन के अंदर लगाया जाएगा, नीचे हम फायर करेंगे, ठीक है, ज़मीन पे। ये सेमी एक्टिव लेज़र गाइडेड मिसाइल है। ओके, ये कैन न्यूट्रलाइज ब्रॉड रेंज ऑफ टारगेट्स इंक्लूडिंग आर्मर, एनिमी कॉम्बैट्स, पेट्रोल। ओके, बहुत वो सब नॉर्मल है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे लगा जाएगी? तो एयरक्राफ्ट में, यूएवी में। ओके, नाम क्या याद रखना है? बस हेल फायर करके मिसाइल है, जो हमने यूएस से ली है। फिर है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भाई जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे आप रोड स्ट्रेचेस इजीली बना लो, और शायद बन भी गया। क्लियर्ड की रोड स्ट्रेचेस पासिंग थ्रू काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, कहाँ पे ये पड़ता है? तो भाई हिमालयाज़ के अंदर पड़ता है, लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
नॉर्थ में और नॉर्थ एंड वेस्ट में ये इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ अपनी बॉर्डर बनाता है, चाइना और पाकिस्तान। ओके, याद क्या रखना है, यहाँ पे 2 रिवर है, नुब्रा और श्योक, ठीक है, ये PYQ का पार्ट है, नुब्रा वैली। ओके, यहाँ पे कौन कौन से फौना मिलते हैं, तो वही लेपर्ड, यूरेशियन, हिमालयन रॉक, वुल्फ, टिबेटन एंटेलोप। फिर है समर्थ इनिशिएटिव। इन शॉर्ट, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर लोगों में ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करना काम समर्थ इनिशिएटिव करता है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। क्या एम है, तो 3 लाख पर्सन को टेक्सटाइल रिलेटेड स्किल्स सिखाना। ओके, दैट्स इट, और कुछ ये काम का नहीं, हटाओ। फिर है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। कौन निकालता है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालता है 2024। इसने मेन बात क्या बोली है भाई, क्लीन एनर्जी बहुत तेज़ी से हमारे एनर्जी सिस्टम के अंदर घुस रही है। इसी साल 560 गीगावाट से भी ज़्यादा न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडेड हुई है, पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है। फिर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030 लो इमिशन सोर्सेज से आ रही होगी। ओके, फिर बोला है अभी जो मिडल ईस्ट में ज़्यादा टसल्स चल रही है, उसकी वजह से जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको थोड़ा हैम्पर हो सकता है। ओके, मेनली आप क्या याद रखोगे, ये रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन निकालता है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। फिर भाई हैंड इन हैंड इनिशिएटिव, इसमें क्या है, फाओ ने ये लॉन्च किया है कि फाओ हेल्प करेगा कंट्रीज़ को SDG अचीव करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे कि सस्टेनेबल SDG 1 इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, SDG 2 माल न्यूट्रिशन और हंगर, और SDG 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी, बस हेल्प करेगा वही है, ठीक है। क्या इंडिया इसका मेंबर है, नो, इंडिया इज़ नॉट मेंबर। फिर लास्ट न्यूज़ है अल्जीरिया। देखो अल्जीरिया की लोकेशन कहाँ पे पड़ती है, देख लीजिए, और ये भी अल्जीरिया मगरेब रीजन का पार्ट है, ये देख लीजिएगा यार, मगरेब रीजन का पार्ट है। मगरेब रीजन में क्या आता है, तो ये कंट्रीज़ मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया, तुनीशिया और मेडिटेरियन ओशन का भी पार्ट, ये मगरेब रीजन का पार्ट है, ठीक है। ओके, आजू बाजू की कंट्रीज़ टूनिशिया, लिबिया, ये देख लीजिएगा, आप खुद ही मैप देख लीजिए, इतना ही काफ़ी होगा। फिर जियोग्राफिकल फीचर्स, तो कैलिफ रिवर और जेडी रिवर यहाँ पे पड़ती है, माउंट तहात है, काम का नहीं है, और ये एटलस माउंटेन का पार्ट है, माउंटेन रेंज का, वो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी पड़ती है एटलस माउंटेन रेंज। न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट किए थे अल्जीरिया को, ठीक है। ओके, इतना ही था, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। और सुनने के लिए शुक्रिया, जय हिंद।